गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग एक बार फिर से एडुटेरिया प्रकाशन के द्वारा जो बुक लॉन्च किया गया है सामान्य अध्ययन का, उसी का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 और 4 कवर करेंगे। और जैसा कि आप लोगों को पहले ही बता दिया गया है कि प्रत्येक वीडियो में जो है हम लोग 2 सेट कवर करेंगे और एक सेट में जो है फ्रेंड्स 50 क्वेश्चन है, तो दोनों सेट मिला के जो है हम लोग 100 बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे। और इससे पहले का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 जो एक वीडियो में अपलोड किया गया है, अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक यहाँ पे जो है दिया हुआ है, आप लोग यहाँ से देख लीजिए या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चैनल पर अगर नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी इसको शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, देखते हैं प्रैक्टिस सेट 3 का क्वेश्चन। तो इस क्रम में जो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया हुआ है, देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में, कह रहा है कि पंजाब के विलय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो ऑप्शन जो सी दिया हुआ है कि दिलीप सिंह को 2,50,000 वार्षिक पेंशन दे दी गई, यह कथन जो है असत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न जो दिया हुआ है इसमें प्रश्न नंबर 2, देखिए इस प्रश्न में कह रहा है कि किस वर्ष से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यवाही में महिलाओं ने भाग लेना प्रारंभ किया। तो वह है 1889 ईस्वी से। ठीक है, 1889 ईस्वी से जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यवाही में महिलाओं ने भाग लेना प्रारंभ कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब अगला प्रश्न में देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक भारतीय इतिहास में घटनाओं के सही कालानुक्रमिक क्रम को इंगित करता है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मार्लेमेंटो सुधार, उसके बाद जालियांवाला बाग त्रासदी, उसके बाद गांधी इरविन समझौता और उसके बाद जो है अगस्त प्रस्ताव हो जाएगा। ठीक है, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया हुआ है इसमें कह रहा है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव को निम्नलिखित में से किसने अनुशंसा की थी। सही है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है अनुशंसा किया गया था। डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न में कह रहा है कि किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना की। तो यह स्थापना किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुई किस महिला को बूढ़ी गांधी कहा जाता है। तो देखिए मातंगिनी हाजरा को जो है बूढ़ी गांधी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी है इसका बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो इसकी स्थापना जो है ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया। सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि सैयद वंश के सुल्तानों का सही कालानुक्रम क्या है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ है बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे पहले खिजर खान होगा, उसके बाद मुबारक शाह, फिर मोहम्मद शाह और लास्ट में जो है अलाउद्दीन आलम शाह हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर जो 9 दिया हुआ है फ्रेंड्स, इसमें कह रहा है कि रुद्रमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं उसके बारे में सही कथन चुनिए। सही है इसका ऑप्शन नंबर जो ए दिया हुआ है केवल एक, यही जो है देखिए कथन जो है बिल्कुल सही कथन होगा। रानी रुद्रमा वारंगल के काकतीय वंश की चौथी स्वतंत्र शासिका थी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर हो जाएगा 10। इसमें कह रहा है कि मध्ययुगीन भारत के संदर्भ में सराइस शब्द का अर्थ क्या है। सही आंसर है एक स्थान जिसका उद्देश्य भारतीय और विदेशी यात्रियों, तीर्थयात्रियों, व्यापारियों आदि को अस्थायी आवास प्रदान करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, सी हो जाएगा बिल्कुल सही। अब चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन इसमें सही है। तो ऑप्शन नंबर डी जो दिया हुआ देखिए बिल्कुल सही है, ना तो एक और ना ही दो। ठीक है, दोनों कथन जो है यहाँ पे सही नहीं होगा, दोनों कथन जो है सही नहीं होगा क्योंकि ये दोनों कथन जो है गलत है। अगला प्रश्न जो दिया हुआ फ्रेंड्स इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही अनुक्रम है।
सही अनुक्रम इसका हो जाएगा, देखिए यहाँ पे भुक्ति, विषय, विधि और ग्राम, यानी कि क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला की वेसर शैली का उदाहरण है। सही है होयसलेश्वर मंदिर, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल तथा क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे। तो यह नाटककार के लिए जो प्रसिद्ध, ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न में कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित सही क्रम कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा बिल्कुल सही। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, उसके बाद समाजवादी, फिर पंथ निरपेक्ष और उसके बाद लोकतंत्रात्मक। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही होगा। चलिए अब अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर 16 में कह रहा है कि पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन है, पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के पर्यवेक्षण में होता है। सी इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। अब उसके बाद चलिए अब अगला प्रश्न देख लीजिए। केंद्र और राज्य के मध्य वैधानिक शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में वर्णित है। तो इसका वर्णन जो है 7वीं अनुसूची में किया गया है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है क्या। तो समादेश जो है जारी किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार का संवैधानिक अधिकार है। तो यह मौलिक कर्तव्य जो है यहाँ पे हो जाएगा, देखिए संवैधानिक अधिकार मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भारत ध्वज संहिता के प्रावधानों के अनुसार भारतीय निकाय के मानकों को लागू करने के लिए निम्नलिखित निकायों में से कौन सा प्रभारी है। तो भारतीय मानक ब्यूरो जो है इसके प्रभारी होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए 4 युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ अनुसंधान संस्थान और दूसरे तरफ जो है इसका शहर दिया हुआ है, और कह रहा है इसमें कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान जो देहरादून दिया हुआ है, देखिए यह सही सुमेलित नहीं होगा, ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 जो इसमें दिया हुआ है फ्रेंड्स, देखिए इसमें कह रहा है कि भारत में कोयला खनन की महत्वपूर्ण घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1 4 3 2, ठीक है, क्या हो जाएगा 1 4 3 2 जो है क्या होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कालानुक्रम। उसके बाद चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे हो जाएगा 23। कह रहा है इसमें कि भारत का कौन सा राज्य चूना पत्थर, जिप्सम, नमक और जस्ता के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है, वह कौन सा भारतीय राज्य है। तो राइट आंसर राजस्थान इसका जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर हो जाएगा 24 और इस प्रश्न में कह रहा है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या था। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था वह था 31.2%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है। तो रिचर्ड फेनमैन जो है यह नैनो टेक्नोलॉजी के जनक के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो याद रखिएगा यह रेखीय गति के संरक्षण सिद्धांत पे जो है कार्य करता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इको साउंडिंग का प्रयोग होता है किसके लिए। समुद्र की गहराई मापने के लिए जो है इको साउंडिंग का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलर सेल निम्न में किसके बने होते हैं। सोलर सेल जो है वह निम्न में किसके बने होते हैं। तो सही आंसर है यह अर्धचालक के बने होते हैं, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न है कि ऐसी वर्षा जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड के घटक शामिल होते हैं और इसका पीएच मान 4.5 से कम होता है, क्या कहलाती है। तो याद रखिएगा वह अम्ल वर्षा कहलाती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ बिल्कुल सही आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहरीली गैसों को खत्म करने के लिए उत्प्रेरक रूपांतरणों में निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? तो वह धातु है रेडियम। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि सूक्ष्म पोषक जो शर्करा के परिवहन Ca++ के उपयोग और कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण है, तो वह है फास्फोरस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है कि किस खाद्य पदार्थ में सभी आवश्यक एमिनो अम्ल पाए जाते हैं? अंडा में जो है फ्रेंड्स देखिए, इसमें सभी प्रकार के अमीनो अम्ल जो है आवश्यक जो अमीनो अम्ल होते हैं वो पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो पेडोलॉजी जो देखिए इसमें दिया हुआ पौधों के जीवाश्मों का अध्ययन, यह सही सुमेलित नहीं, ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न में कह रहा है कि किस शैवाल से आयोडीन की प्राप्ति होती है? तो वह शैवाल है लेमिनेरिया शैवाल से जो आयोडीन की प्राप्ति होती है, ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल सही। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु अम्ल से अभिक्रिया करके आसानी से हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है? तो वह धातु है मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 36 नंबर में कह रहा है कि हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? तो इन्हें जीन के संश्लेषण के लिए जो है सम्मानित किया गया था, ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल सही आंसर। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा पौधा कीट पकड़ता है? वह कौन सा पौधा है जो कि कीट पकड़ता है? तो वह पौधा है नेपेंथिस, यानी कि सी हो जाएगा बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से सीलियक रोग हो जाता है? वह कौन सा विटामिन है? तो वह है विटामिन B12, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट, कोशिकाओं में मौजूद जेली जैसा तरल पदार्थ क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है कोशिका द्रव्य, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादपों की विभिन्न प्रजातियों के दीर्घकालीन संरक्षण की तकनीक कौन सी है? तो वह तकनीक है इन विट्रो जीन बैंक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में, पर्यावरण निष्पादन सूचकांक सर्वप्रथम कब जारी किया गया था? तो यह सबसे पहले 2002 ईस्वी में जारी किया गया था, ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही। अब अगला प्रश्न में कह रहा है कि बढ़ती शहरी रोजगार के परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण शहरी पलायन से संबंधित विरोधाभास की निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल व्याख्या करता है? तो वह है हैरिस टोड्रो मॉडल, जो कि व्याख्या करता है, ऑप्शन नंबर डी होगा बिल्कुल सही। और अगला प्रश्न जो दिया हुआ है प्रश्न नंबर 43, देखिए इस प्रश्न में कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। एक तरफ चित्रकारी, दूसरे तरफ जो है संबंधित राज्य दिया हुआ और इसका सही मिलान करना है। तो इसका सही मिलान जो है वो ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ, देखिए ए का क्या होगा? 4 हो जाएगा। मधुबनी जो है चित्रकारी, यह किस राज्य से संबंधित है? बिहार राज्य से, बी का 3 होगा, यानी कि लेपाक्षी जो है यह आंध्र प्रदेश से संबंधित है। उसके बाद सी का 1 होगा, यानी कि पट्टचित्र जो है यह ओडिशा से संबंधित है और वारली जो है फ्रेंड्स यह महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 44 नंबर क्वेश्चन, और इसमें कह रहा है कि फिलिप्स वक्र निम्नांकित में से किसके मध्य संबंध स्थापित करता है? तो सही आंसर इसका होगा मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच जो है संबंध स्थापित करता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स 45 नंबर क्वेश्चन में कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। एक तरफ कोयला आधारित बिजली संयंत्र सूची 1 में दिया हुआ है और दूसरा सूची 2 में जो है राज्य में जो अवस्थित है वह दिया गया है। तो सही मिलान इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ए का 2 है, कहलगांव जो है यह कहाँ पे है? बिहार में। उसके बाद जो है देखिए बी का क्या होगा? 1 हो जाएगा, खरगोन जो है वह मध्य प्रदेश राज्य में है। उसके बाद सी का 4, कोरबा जो है यह छत्तीसगढ़ में और कुडगी कहाँ? तो कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 46 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो सही है इसमें देखिए कार्ल मार्क्स यहाँ पे जो प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन दिया हुआ है यह सही सुमेलित नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न, AFSPA पहली बार कहाँ लगाया गया? तो ये पहली बार जो है 7 पूर्वोत्तर राज्यों में लगाया गया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही।
अगला प्रश्न है कि मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया था, तो यह घोषित किया गया था 1963 ईस्वी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न है भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है। भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है, तो याद रखिएगा इसमें भारतीय औद्योगिक विकास बैंक जो है यह शामिल नहीं है, ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल सही। और फ्रेंड्स आइए अब प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि पोचमपल्ली किसके लिए प्रसिद्ध है। पोचमपल्ली किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह बुनाई के लिए प्रसिद्ध है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद चलिए अब देखते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट 4 जो दिया हुआ, देखिए इसका टोटल 50 प्रश्न देखेंगे। तो इस क्रम में इस सेट का जो सबसे पहला क्वेश्चन हो जाएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा चालुक्य शासक था जिसने तुंगभद्रा नदी में डूबकर परम योग को प्राप्त किया था। तो वह चालुक्य शासक था सोमेश्वर प्रथम। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया हुआ है देखिए बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट जो दिया हुआ है इसमें कह रहा है कि चोल मंदिरों में निम्न में से कौन सी उनकी प्रमुख विशेषता है। चोल मंदिरों में निम्न में से कौन सी उनकी प्रमुख विशेषता है, तो उसकी जो प्रमुख विशेषता है वह है विमान का, ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किस भिक्षु ने लगभग 200 ग्रंथों की रचना की। तो वह थे अतीश दीपंकर्स। क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर जो 4 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। घटना और दूसरे तरफ जो है उससे संबंधित वर्ष दिया गया है और कह रहा है कि नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो सही आंसर जो है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि 1 का जो है क्या हो जाएगा ए। बीजापुर के सरदार अफजल खान की हत्या जो है कब हुआ था, तो 1659 ईस्वी में। 2 का जो है फ्रेंड्स देखिए बी हो जाएगा। ठीक है, शिवाजी द्वारा दक्कन के मुगल सूबेदार शाइस्ता खान पर हमला जो है यह कब किया गया था, 1663 ईस्वी। नेक्स्ट 3 का डी हो जाएगा। कह रहा है कि सूरत की पहली लूट जो है कब हुआ था, 1664 ईस्वी में, और सूरत की दूसरी लूट जो है वह 1670 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ है फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 जो दिया हुआ है इसमें कह रहा है कि दोहरे गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा कौन सा है। तो वह है हुमायूं का मकबरा। दोहरे गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा कौन सा है, हुमायूं का मकबरा, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत काल में मजलिस एक खलवत का अर्थ मंत्री परिषद होता था जिसमें कौन शामिल नहीं था। जिसमें कौन शामिल नहीं था, तो याद रखिएगा इसमें सद्र उस सुदूर जो है इसमें शामिल नहीं था, ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल सही। और अगला प्रश्न है कि चरक संहिता कितने अध्यायों एवं खंडों में विभाजित है। तो यह देखिए टोटल 120 अध्याय एवं 8 खंड में विभाजित है, ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल राइट। अगला प्रश्न है भील सेवा मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो यह ए बी ठक्कर के द्वारा जिसकी स्थापना करी गई थी, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। और उसके बाद चलिए अब अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर जो 9 दिया हुआ है, इस प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपर्युक्त कथनों में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3, यानी कि ये तीनों कथन जो है फ्रेंड्स ये बिल्कुल सत्य कथन है। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो पामर्स्टन थे। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। और 1857 के विद्रोह के समय युद्ध संवाददाता WH रसूल था। तो ये भी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ बिल्कुल सही आंसर होगा। और उसके बाद चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 10 में दिया हुआ है सारे जहां से अच्छा पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। तो यह लिखा गया है मोहम्मद इकबाल के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी होगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था कि साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं है। तो यह कहा था महात्मा गांधी ने, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ बिल्कुल सही आंसर। और अगला प्रश्न है कि सीधी कार्यवाही दिवस यानी कि डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा किसने की थी। तो यह घोषणा किया गया था फ्रेंड्स याद रखिएगा मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सर्वाधिक व्यापक स्तर पर हुए थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संयुक्त प्रांत में, ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही।
अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष लिखी गई? महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष लिखी गई थी? तो यह लिखी गई थी 1909 ईस्वी में, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। भारतीय दंड संहिता यानी कि इंडियन पैनल कोड जो 1860 में अधिनियमित हुई का मसौदा तैयार करने वाले आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी जो अध्यक्षता किया गया था फ्रेंड्स, याद रखिएगा, वह लॉर्ड मैकाले के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान ने केंद्र सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया है? वह भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए हो जाएगा बिल्कुल सही। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। कह रहा है कि भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संवर्धन का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल सही। और अगला प्रश्न में कह रहा है कि सुंगलू समिति की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा क्यों की गई थी? तो यह किया गया था राष्ट्रमंडल खेलों के संचालन में भ्रष्टाचार के आरोपों की छानबीन के लिए। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। और अगला प्रश्न में कह रहा है कि एक साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक में मतदान हो सकता है यदि एक सदन ने उसे बिना पारित किए अपने पास कितने माह तक रख सकता है? सही है, 6 माह तक अगर रख सकता है तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही होगा। और अगला प्रश्न में कह रहा है कि जनहित याचिका किसके द्वारा अभियोजित की जा सकती है? जनहित याचिका किसके द्वारा अभियोजित की जा सकती है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा कोई भी व्यक्ति के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, कह रहा है कि पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? तो वह अनुच्छेद है 243 का डी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। और चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 22 नंबर में कह रहा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव के कारण होता है? सही आंसर इसका हो जाएगा देखिए कायांतरित चट्टान, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत में कौन से महीने वापसी मानसून यानी कि लौटता हुआ मानसून के मौसम के लिए जाने जाते हैं? वह महीने हैं अक्टूबर और नवंबर। ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, पीर पंजाल श्रेणी अवस्थित है। पीर पंजाल श्रेणी अवस्थित है कहाँ? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा देखिए लघु हिमालय में जो है पीर पंजाल श्रेणी अवस्थित। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, आम्रवर्षा एक शब्द है जिसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? आम्रवर्षा एक शब्द है जिसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, मानसून पूर्व वर्षा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा आकाशीय पिंड है जो परिभ्रमण और परिक्रमण लगभग समान समयावधि में पूरा करता है? वह कौन सा आकाशीय पिंड है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा सही आंसर वह हो जाएगा चंद्रमा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ बिल्कुल सही होगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 27 नंबर में दिया हुआ है कि यदि मांस को 140 डिग्री सेल्सियस से अधिक पर पकाया जाता है तो निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया होती है? तो निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया होती है? सही आंसर इसका है मेलार्ड अभिक्रिया होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल सही। अगला प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग में सबसे अधिक आवृत्ति होती है? निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग में सबसे अधिक आवृत्ति होती है? तो वह विद्युत चुंबकीय तरंग है गामा तरंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किन कारणों से इंद्रधनुष का निर्माण होता है? निम्नलिखित में से किन कारणों से इंद्रधनुष का निर्माण होता है? तो इसका रीजन है अपवर्तन, परावर्तन और प्रकीर्णन। इन तीनों की वजह से जो है इंद्रधनुष का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न, बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में आमतौर पर निम्नलिखित में से किस सिंथेटिक फाइबर का उपयोग किया जाता है? सही आंसर इसका हो जाएगा देखिए केवलर का उपयोग। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही होगा। और अगला प्रश्न में है, प्रति ऊर्ध्वपातन की अभिक्रिया में जो है देखिए खाली जगह दिया हुआ कह रहा है कि में परिवर्तित होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गैस जो है वह ठोस में परिवर्तित होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है खाली जगह दिया हुआ का उपयोग श्वास परीक्षण में शराबी चालकों की जांच करने के लिए किया जाता है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा पोटेशियम डाइक्रोमेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रुसेलोसिस नामक बीमारी किसके कारण होती है? ब्रुसेलोसिस नामक बीमारी किसके कारण होती है? तो यह होती है जीवाणु के वजह से यानी बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल सही।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सामान्य वयस्क मानव शरीर में लगभग कितना ग्राम मैग्नीशियम होता है? सही है 25 ग्राम। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म जीव मृत पौधों से किसका उत्पादन करने के लिए कार्य करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ह्यूमस। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही होगा। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए इसमें कह रहा है कि अमीबा में भोजन का पाचन किसमें होता है? अमीबा में भोजन का पाचन किसमें होता है? सही आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा भोजन रसधानी में। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए हो जाएगा बिल्कुल सही। अगला प्रश्न कह रहा है फ्रेंड्स कि जल के पुनः अवशोषण में किस हार्मोन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? तो वह है वैसोप्रेसिन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न में कह रहा है गर्भनाल में कितनी धमनियां पाई जाती है? गर्भनाल में कितनी धमनियां पाई जाती है? सही आंसर है 2। ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 39 जो दिया हुआ फ्रेंड्स। देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मेडुला ऑब्लोंगेटा का कार्य नहीं है? तो इसमें पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करना जो है यह मेडुला ऑब्लोंगेटा का कार्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑटो वॉन गुएरिके 17वीं शताब्दी में किस आविष्कार के लिए प्रसिद्ध व्यक्ति थे? तो वह थे वायु पंप के आविष्कार के लिए। बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट है कि अल्पावधि में भूमि के भिन्न किसी अन्य उत्पादन द्वारा अर्जित अधिशेष को कहते हैं क्या? तो इसे आभासी लगान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष निम्न में से किस सम्मेलन की देन है? तो यह ब्रेटन वुड सम्मेलन की जो है देन है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे चिपको आंदोलन के व्यावहारिक पक्ष के रूप में जाना जाता है? तो कॉमरेड गोविंद सिंह रावत को। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि लानोज एवं कंपोज घास किस बायोम के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं उष्ण कटिबंधीय बायोम के अंतर्गत। डी हो जाएगा बिल्कुल सही। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा टेरेस्ट्रियल बायोम का उदाहरण है? तो वह है टैगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, G20 के 18वें सम्मेलन का आदर्श वाक्य मोटो क्या है? तो इसके आदर्श वाक्य जो है वह है एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। ऑप्शन नंबर जो ए दिया हुआ बिल्कुल सही होगा। और उसके बाद जो अगला प्रश्न हो जाएगा इसमें प्रश्न नंबर 47 कह रहा है इसमें कि मानव विकास सूचकांक का निम्नलिखित में से कौन सा एक आयाम नहीं है? तो वह है स्वच्छ पर्यावरण की प्राप्ति हेतु योग्यता। ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर जो 48 दिया हुआ है इसमें कह रहा है कि गहन जिला कृषि कार्यक्रम IADP को किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? तो इसे 1960-61 के ईस्वी के दौरान जो है प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट जो दिया हुआ इसमें कह रहा है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की कुल पूंजी में राज्य सरकार का हिस्सा कितना है? सही है 15%। ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल सही। और आइए अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस सेट का। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही है 1, 3 और 4 हो जाएगा। 1, 3 और 4 नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र और वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये कावेरी बेसिन में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का टोटल 50 प्रश्न और इसमें कुछ जो है स्मरणीय तथ्य भी दिया हुआ है। तो आइए हम लोग इसको भी देख लेते हैं। देखिए इसमें दिया हुआ है कि कृषि का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहाँ से? तो यह मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहाँ से? कोल्डिहवा से। आग का आविष्कार कब हुआ था? पूरा पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार हुआ था नवपाषाण काल में। अगला है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था कौन सा? तो जौ या यव जिसको बोला जाता है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु है तांबा। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो यह भोपाल में। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे लोथल एवं कोतदा। और उसके बाद जो लास्ट दिया हुआ है इसमें देखिए इसमें कह रहा है कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को संयुक्त यजुर्वेद राजधानी कहा? स्टुअर्ट पिगट ने कहा था। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में जो है हम लोग इस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर
3 और 4 कवर किए हैं, टोटल 100 प्रश्न। उम्मीद करते हैं पहला जो वीडियो अपलोड किए थे जिसमें कि प्रैक्टिस सेट 1 और 2 था, तो उसी की तरह जो है इस प्रैक्टिस सेट में भी आप लोगों के जो परीक्षा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है उसके नज़रिए से जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होगा। एक बार कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि ये सेशन भी आप लोगों को कैसा लगा। और अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ से इसका PDF भी आप लोगों को विथ आंसर की के साथ मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।